हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 31। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे साक्षात्कार, पढ़ेंगे इंटरव्यू। साधारण रूपों में साक्षात्कार शब्द का अर्थ लगाया जाता है कि किसी अधिकारी से मिलना, किसी नौकरी के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण देने वाली संस्था में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों की योग्यता और ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना। परंतु सामाजिक शोधों में साक्षात्कार का अलग अर्थ प्रयोग होता है। साक्षात्कार सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक मुख्य प्रविधि है। साक्षात्कार इसमें एक विशिष्ट एवं सुनिश्चित अवधारणा है। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ। साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर यानी भीतर तथा व्यू मतलब देखना बना है। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ अंतर्दर्शन अर्थात आंतरिक रूप से देखना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आंतरिक रूप से देखने की प्रक्रिया ही साक्षात्कार होती है। दूसरे शब्दों में, जिन अप्रकट तथ्यों को बाहरी रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता, उन तथ्यों की जानकारी हासिल करना ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार से आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान ही साक्षात्कार है। पॉलिंग यंग ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जाती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है। चयन का प्रमुख साधन साक्षात्कार है। इस तकनीक में साक्षात्कार लेने वाला तथा आवेदक एक साथ आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं। इसी विचार विमर्श से आवेदक के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार पद्धति का महत्व। सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण में साक्षात्कार पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। गुडे एवं हार्ट ने इसके महत्व के बारे में लिखा है। समकालीन अनुसंधान में साक्षात्कार का अधिक महत्व हो गया है क्योंकि वह गुणात्मक साक्षात्कार का फिर से मूल्यांकन है। इसके बारे में फिर इन्होंने लिखा है कि एक अर्थ में साक्षात्कार वह आधारशिला है जिन पर कि अन्य सभी तत्व टिके हुए हैं, क्योंकि ये सामग्री संकलन का पक्ष है। साक्षात्कार पद्धति के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, सभी स्तर के लोगों को सूचना का संकलन। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे सभी स्तर के लोगों की सूचना प्राप्त की जा सकती है। यदि छात्रों का अध्ययन करना हो तो छात्रों से साक्षात्कार किया जा सकता है। यदि श्रमिकों का अध्ययन करना हो तो श्रमिकों का साक्षात्कार लिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, अमूर्त तथा अदृश्य घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कार पद्धति में अमूर्त तथा अदृश्य घटनाओं का अध्ययन संभव हो जाता है। यह व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम विधि है। इन घटनाओं का निरीक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। किसी घटना का किसी व्यक्ति के ऊपर क्या असर होगा, इसको वही व्यक्ति बता सकता है जो उसके संपर्क में रहा हो। अतः साक्षात्कार पद्धति से इसका पता आसानी से चल जाएगा। थर्ड पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन। साक्षात्कार का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार, धारणा अथवा उद्देश्य होते हैं। साक्षात्कार विधि से इन सब का पता आसानी से नहीं किया जा सकता। साक्षात्कार प्रणाली से इन सब के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार ये गहन सूचनाएं प्राप्त करने में असफल होता है। फोर्थ पॉइंट है, पिछली घटनाओं का अध्ययन। इस पद्धति से हम पिछली घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो दोबारा नहीं घटती, परंतु सामाजिक जीवन का पूर्ण अध्ययन करने के लिए ऐसी घटनाओं का ज्ञान होना जरूरी है। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ होती है।
इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें आती है। फर्स्ट है परिचय। सबसे पहले साक्षात्कारकर्ता को सूचना प्रदाता को अपना परिचय देना चाहिए एवं उचित अभिवादन के साथ मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट है साक्षात्कार का उद्देश्य। परिचय देने के बाद साक्षात्कार का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। उद्देश्य को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए कि सूचना दाता की समझ में आ जाए। थर्ड पॉइंट है सहयोग की प्रार्थना। सूचना दाता को साक्षात्कार का उद्देश्य स्पष्ट करने के बाद उससे सहयोग की प्रार्थना करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है साक्षात्कार का आरंभ। सूचना दाता से साक्षात्कार के आरंभ में प्राथमिक प्रश्न पूछने चाहिए जैसे नाम, आयु, परिवार की संख्या इत्यादि। इसके बाद संबंधित विषय से प्रश्न पूछना चाहिए। जब सूचना दाता प्रश्न का उत्तर देने लगे तो उसे बीच में नहीं रोकना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को स्वयं कम बोलना चाहिए। सूचना दाता को ही अधिक बोलने का मौका देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कुछ उत्साहवर्धक वाक्यों को दोहराना। साक्षात्कार के कुछ वाक्यों को समय समय पर दोहराते रहना चाहिए ताकि साक्षात्कारदाता का उत्साह बना रहे। जैसे अपने बहुत ही मूल्यवान सूचनाएं देकर समस्या के हल में काफ़ी योगदान दिया है इत्यादि। फिफ्थ पॉइंट है सहानुभूतिपूर्वक सूचना। सूचना दाता द्वारा दी गई सूचना को ध्यान से सुनने चाहिए। यदि ध्यान से नहीं सुनेगा तो वह बात करने में रुचि नहीं लेगा। सिक्स पॉइंट है क्रोध दिलाने वाले क्षणों से बचाओ। प्रश्न को पूछते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रश्न ना पूछे जाए जिससे कि साक्षात्कारदाता का क्रोध आ जाए, जो साक्षात्कारदाता है उसको क्रोध आ जाए। एट पॉइंट है स्मरण करना। सूचनादाता कभी कभार उत्तर देते समय भावनाओं में बह जाते हैं। इस अवसर पर साक्षात्कारकर्ता को सावधानी से उसे फिर से स्मरण दिलाना पड़ता है। 9 पॉइंट है समयानुसार प्रश्न समय के अनुसार होना चाहिए। अचानक एक विषय को छोड़कर दूसरे से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। समझ में आ जाए तो निरंतरता को भंग नहीं करना चाहिए। 10 पॉइंट है बातचीत में प्रवाह। साक्षात्कारकर्ता को चाहिए कि वह बातचीत का प्रवाह बनाए रखे। यदि बातचीत करते वक्त वार्ता में किसी प्रकार की रुकावट आ जाए और कोई नया प्रश्न में समझ में न आए तो निरंतरता को भंग नहीं करना चाहिए। इलेवन पॉइंट है आज्ञा देने एवं मना करने की पद्धति से बचाव। साक्षात्कार के वक्त बातचीत करते समय साक्षात्कारदाता से कभी भी सूचना देने के लिए ना तो आज्ञा दी जानी चाहिए, ना ही अपनी बात कहने से मना करना चाहिए। 12 पॉइंट है दोहरे प्रश्न से बचाव। यदि साक्षात्कार के दोहरे प्रश्न किए जाते हैं तो उनका उत्तर ठीक से नहीं मिल पाने की संभावना रहती है, इसलिए दोहरे प्रश्नों से बचना चाहिए। साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया। साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रमाणीकरण एवं प्रमुख कार्य कभी कभी प्राप्त तथ्यों से असंबंधित बातों का समावेश हो जाता है, जिसके कारण से पूरे तथ्य को ही बेकार हो जाते हैं, अतः उसी समय उनका निरीक्षण हो जाना चाहिए। साक्षात्कार के नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट पॉइंट है सूचनादाता ने जो सूचनाएं दी है उसमें आपस में कोई विरोधाभास तो नहीं है। यदि विरोधाभास है तो उसका कारण जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सामान्यतः विषय को ठीक प्रकार से ना समझने के कारण ऐसा होता है। सेकंड पॉइंट है सूचनादाता को ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए कि साक्षात्कारकर्ता को धोखा देने का प्रयास करे। यदि ऐसा महसूस हो कि सूचनादाता धोखा दे रहा है तो साक्षात्कारकर्ता को इस प्रकार का दिखावा करना चाहिए कि वह पहले से ही इन तथ्यों के बारे में जानता है। इससे सूचनादाता का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु सूचनादाता को यह बता दिया जाए कि वह झूठ बोल रहा है अथवा धोखा दे रहा है तो शायद सूचना ही देना बंद कर दे।
लास्ट पॉइंट है, ऐसी स्थिति में साक्षात्कारकर्ता को क्रॉस प्रश्नों के द्वारा सूचना प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साक्षात्कार की समाप्ति भी उचित तरीके से होनी चाहिए। जब सूचनादाता सब कुछ कह देता है तो बीच बीच में मौन हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात्कार समाप्त होने की स्थिति में है। यदि साक्षात्कार एक ही बैठक में समाप्त करना है तो साक्षात्कार को समाप्त करने से पहले सूचनादाता से यह जरूर पूछ लेना चाहिए कि वह और कुछ तो नहीं बताना चाहता या कुछ बात विषय संबंधित भूल तो नहीं गया। साक्षात्कार को समाप्ति के पहले नहीं ऐसी महत्वपूर्ण बातों से समाप्त करना चाहिए कि सूचनादाता को पुनः बातचीत करने की रुचि बनी रहे। कभी कभी साक्षात्कारदाता भावनाओं से ऊपर होकर गुप्त बातें भी बता देता है और उसके बाद वह सोचता है कि किस अपरिचित व्यक्ति से गुप्त रहस्य को बता दिया। वह आत्मग्लानि महसूस करता है। ऐसी स्थिति में सूचनादाता को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह सभी तथ्यों या बातों को गुप्त रखेगा। रिपोर्ट साक्षात्कार के समाप्त होने के बाद अंतिम कार्य है रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शीघ्र ही कर डालना चाहिए और इसे टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों को दिए गए रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है। साक्षात्कार के प्रकार, फर्स्ट कार्य के अनुसार यानी कि उपचार निदानात्मक अनुसंधान। दूसरा है भाग लेने वालों के अनुसार सामूहिक या व्यक्तिगत। संपर्क अवधि के अनुसार दीर्घकालिक या अल्पकालिक। एंड फोर्थ है साक्षात्कारकर्ता तथा तथ्य तथा विषय के मध्य संबंध। केंद्रित साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार या पुनरावृत्त साक्षात्कार। साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं या हानियां। साक्षात्कार पद्धति की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है दोषपूर्ण स्मरण शक्ति। इस पद्धति का प्रमुख दोष यह है कि साक्षात्कार के समय सूचनाओं को लेखबद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु इसे लेखबद्ध साक्षात्कार के बाद किया जाता है। इस बीच साक्षात्कारकर्ता कई बातों को भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह गलत सूचना लेखबद्ध कर देते हैं जो कि निष्कर्षों में त्रुटि पैदा करती है। सेकंड पॉइंट है गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना। कई बातें ऐसी होती है जिनको व्यक्ति दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। साक्षात्कार पद्धति में साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के सम्मुख उपस्थित रहता है, अतः संकोच के कारण कई बातें सूचनादाता नहीं बता पाता। थर्ड पॉइंट है हीनता की भावना। इस पद्धति का यह भी एक दोष है कि साक्षात्कार स्वयं को कुछ हीन समझता है। साक्षात्कार लेने के लिए साक्षात्कारकर्ता को कई व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है। इन सारी प्रक्रियाओं में भिन्न भिन्न व्यक्ति विभिन्न तरह से व्यवहार करते हैं, इस कारण से हीन भावना आने लगती है। फोर्थ पॉइंट है अशुद्ध रिपोर्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता तथा साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता समान प्रकृति वाले होते हैं, परंतु फिर भी सामाजिक अनुसंधानकर्ता चेतनावस्था में अपनी ही राय को महत्व देता है। ऐसी स्थितियों में प्रमुख बातें छूटने का डर बना रहता है। इस कारण साक्षात्कारकर्ता द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में अशुद्धता की मात्रा कम होती है। फिफ्थ पॉइंट है पृथक सामाजिक पृष्ठभूमि। साक्षात्कारकर्ता भी समाज का अभिन्न अंग होता है। वह भी अपनी धारणाओं एवं मान्यताओं में विश्वास करता है। यदि साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों दो पृष्ठभूमि वाले हो तो उनके वैयक्तिक आदर्श असमान होते हैं। सामाजिक मूल्यांकन में दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अतः सामाजिक स्थितियों के बारे में दोनों की पृथक पृथक मान्यताएं होगी। 6 पॉइंट है अनावश्यक विस्तार। इस पद्धति का एक दोष यह भी है कि इसमें सूचनादाता के लिए उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है, अतः वह विस्तृत उत्तर देता है जिसका अधिकांश भाग अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी नहीं होता है। 7 पॉइंट है व्यक्तिगत पक्षपात। इस प्रणाली में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना रहती है।
इस प्रणाली में सारा वर्णन स्वतंत्र एवं विस्तृत होता है, अतः साक्षात्कारदाता जो सूचना प्राप्त करता है वह पक्षपात रहित नहीं हो सकता, उसके व्यक्तिगत विचार भी उसमें मिले होते हैं। निर्देशन प्रतिदर्शन यानी कि सैंपलिंग। सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण में निर्देशन एक विधि है जो कि शोध एवं सर्वेक्षण को आधारशिला प्रदान करने का कार्य करता है। शोधकर्ता द्वारा शोध करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होता है कि तथ्यों का संकलन वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके करेगा या कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर तथ्यों का संकलन करेगा। यदि शोधकर्ता समूह के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर अध्ययन करता है तो वह संगणना विधि कैनस मेथड तथा अगर कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनसे तथ्यों का संकलन कर अध्ययन करता है तो वह निर्देशन विधि यानी कि सैम्पलिंग मेथड कहा जाता है। सैम्पलिंग मेथड भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गया है, तो ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्थात सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण में दो तरह से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, संगणना विधि और निर्देशन विधि। भारत में संगणना विधि का प्रयोग जनगणना के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है संगणना विधि का? जनगणना के दौरान, जो प्राय 10 वर्षों के बाद प्रयोग में लाई जाती है। अक्सर सामाजिक शोध एवं संरक्षण में निर्देशन विधि का प्रयोग विभिन्न तरह की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है क्योंकि इसमें कुछ व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर तथ्यों का संकलन किया जाता है, जिससे कार्य में आसानी होती है। निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाएं। जब कभी किसी इकाई, वस्तु अथवा मनुष्य के समूह में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है तो इस चुनने की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं तथा चुनी हुई इकाई के समूह को निर्देशन कहा जाता है। अर्थात निर्देशन प्रणाली में समस्त समूह का एक भाग प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है तथा उसके अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वह समस्त समूह पर लागू किए जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने निर्देशन को परिभाषित किया है जो निम्नलिखित है। बोगार्ट के अनुसार निर्देशन प्रविधि एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। सिंह पाओ यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निर्देशन समूह का प्रतिनिधि अंश है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार एक निर्देशन जैसा कि नाम से स्पष्ट किसी विशाल संपूर्ण का एक छोटा प्रतिनिधि है। पीवी यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निर्देशन उस संपूर्ण समूह अथवा योग का लघु या प्रतिनिधि अंश है जिसमें से यह निर्देशन किया जाता है। निर्देशन का आधार। अनुसंधान में निर्देशन का प्रयोग निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। फर्स्ट है, पूर्ण शुद्धता आवश्यक नहीं है। समग्र का कोई भी भाग उसका पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता, लेकिन निर्देशन के आधार पर किए गए अध्ययन के निष्कर्ष समग्र पर लागू किए जा सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में पूर्ण शुद्धता जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट है एक रूपता। जिस वर्ग एवं समुदाय का अनुसंधान हो रहा हो उससे संबंधित तथ्यों में प्राय एक रूपता पाई जानी चाहिए। इसका मुख्य आधार समग्र इकाइयों में उपस्थिति एक रूपता है। जैसे अगर हम किसी मिल के श्रमिकों का सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं तो उनमें से उन व्यक्तियों का चुनाव करना होगा जिसमें एक रूपता की प्रकृति हो। थर्ड पॉइंट है समग्र में से कुछ का चुनाव यथार्थ पर, यानी कि यह इस बात पर आधारित है कि अनुसंधान के क्षेत्र में जिस इकाई को चुना है वे इस तरह की हो कि समग्र प्रतिनिधित्व कर सके, सभी का प्रतिनिधित्व कर सके, इस तरह का होना चाहिए। इसलिए इसमें जो चुनाव किया जाए उसे यथार्थ की दृष्टि में रखते हुए किया जाए।
निर्देशन चयन के प्रमुख चरण। निर्देशन चयन की कई प्रविधियां हैं। निर्देशन चयन के कुछ आधारभूत सिद्धांत ऐसे भी होते हैं जिनका सभी पद्धतियों में उपयोग समान रूप से होता है। इसकी प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चरण हैं। फर्स्ट है समग्र निर्धारण। जिस समूह से निर्देशन का चयन किया जाता है उस समूह को समग्र कहा जाता है। निर्देशन चयन का पहला चरण समग्र का निर्धारण करना होता है, क्योंकि अगर समग्र का निर्धारण नहीं होगा तो इकाइयों का चयन करना असंभव हो जाएगा। यदि यह इकाइयां समुदाय में रहने वाली जनसंख्या हो तो उसका निर्धारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न समुदायों के निवासी भिन्न भिन्न किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। सेकंड पॉइंट है निर्देशन की इकाई का निर्धारण। निर्देशन चयन का यह दूसरा चरण है। इसमें इकाइयों का निर्धारण करना रहता है। निर्देशन को चुनने के पहले यह निश्चित करना रहता है कि किन किन वस्तुओं से निर्देशन की इकाइयों को चुना है। यदि किसी मानव के समूह का अध्ययन हो रहा हो तो यह आवश्यक नहीं है कि केवल कुछ ही व्यक्ति निर्देशन की इकाई बन सकते हैं। व्यक्तियों के अलावा जिन गांवों में वे रहते हैं, जिस रोजगार को अपनाए हुए हो, इसमें कोई भी इकाई निर्देशन की हो सकती है। थर्ड पॉइंट है पाटन। पाटन ने लिखा कि सर्वेक्षणकर्ताओं को प्राय ये भ्रम हो जाता है कि जब वे मानव के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं तब तक केवल व्यक्ति ही उनके निर्देशन की इकाई जो है वो हो सकता है, परंतु वास्तव में बहुत थोड़े शोध व्यक्ति को इकाई मानकर किए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है निर्देशन के आकार का निर्धारण। यह निर्देशन चयन का तीसरा चरण है। इसमें निर्देशन के आकार का निर्धारण करना होता है। इकाई के निर्धारण के बाद इसके आकार का निर्धारण होता है। इसके आकार का कोई आधार अथवा नियम नहीं है, परंतु जहाँ तक हो सके निर्देशन का आकार छोटे से छोटा हो। अगर आकार छोटा हो तो उसमें अध्ययन विषय की सभी आधारभूत विशेषताओं का होना जरूरी रहता है। निर्देशन प्रणाली की सीमाएं अथवा दोष। निर्देशन प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्नलिखित दोष हैं। फर्स्ट पॉइंट है निर्देशन पालन की कठिनाई। क्या है फर्स्ट पॉइंट? निर्देशन पालन की कठिनाई। प्राय यह देखा जाता है कि इस प्रणाली में कम कठिनाई के आधार पर निष्कर्ष निकालने पर अनुसंधानकर्ता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग निर्देशन में ऐसे भी आ जा सकते हैं जो मदद करने से इनकार कर देते हैं। अन्य दूसरों से संपर्क स्थापित न हो सके तो ऐसी स्थिति में मूल निर्देशन पर कायम रहना मुश्किल हो जाता है। सेकंड पॉइंट है परिवर्तनशीलता। निर्देशन में यह यदि चुनी हुई इकाई परिवर्तनशील प्रकृति की है या अनेक इकाइयों में एकरूपता नहीं है तो यह प्रणाली अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि इससे इस तरह की सही निष्कर्ष नहीं निकल सकता। थर्ड पॉइंट है पक्षपात की संभावना। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि निर्देशन का चुनाव पक्षपाती होता है। यदि निर्देशन प्रतिनिधि है तो उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होगा वह भ्रमपूर्ण होगा। फोर्थ पॉइंट है निर्देशन प्रणाली की असंभावना। निर्देशन प्रणाली का प्रयोग कुछ परिस्थितियों में असंभव हो जाता है, जैसे यदि जनसंख्या का आकार बहुत छोटा हो तो उसकी प्रत्येक इकाई महत्वपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार स्थिति में इकाइयों का चयन करना असंभव हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। निर्देशन पद्धति का प्रयोग सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, अतः इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सिक्स पॉइंट है प्रतिनिधि निर्देशन के चयन की कठिनाइयाँ। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व निर्देशन के लिए चयन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बहुत ही अधिक विविधता पाई जाती है। जनगणना विधि कंप्यूटेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत किसी भी
समस्या से संबंधित पूरे क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से सूचना एकत्रित की जाती है और उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि को संपूर्ण संगणना विधि कहते हैं। जैसे भारत में संगणना विधि का प्रयोग जनगणना के लिए किया जाता है, जो प्राय 10 वर्षों के बाद प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत समग्रों में से कुछ इकाइयों को छांटकर उनसे सूचना एकत्रित की जाती है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सैंपल विधि के प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: सैंपल का चुनाव करना, उससे सूचना एकत्रित करना और थर्ड जो है समग्र के लिए निष्कर्ष निकालना। उदाहरण के लिए यदि किसी मिल में 2000 कर्मचारी के मासिक व्यय के बारे में अध्ययन करना हो तो मिल के प्रत्येक कर्मचारी को अध्ययन न करके यदि हम उनमें से छांटकर 100 कर्मचारी की सूचना एकत्रित करते हैं तो यह सैंपल विधि कहलाएगी। सैंपल विधि के निष्कर्ष के आधार पर सभी कर्मचारियों के मासिक व्यय का अध्ययन करना संभव हो जाता है। संगणना विधि के गुण। संगणना विधि के गुण निम्नलिखित है। फर्स्ट है शुद्ध आंकड़े तथा विश्वसनीयता। संगणना विधि से प्राप्त आंकड़ों में अधिक विश्वसनीयता एवं शुद्धता पाई जाती है क्योंकि इस विधि से पूरे क्षेत्र की व्यक्तिगत इकाई से संपर्क करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है विस्तृत सूचना। संगणना विधि द्वारा सभी इकाइयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए भारत की जनगणना से हम केवल व्यक्तियों की संख्या की जानकारी नहीं होती अपितु उनकी आयु, शिक्षा, व्यवसाय, व्यवहारिक स्थिति इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। लास्ट पॉइंट है उपयुक्तता। संगणना विधि सीमित क्षेत्र एवं विभिन्न विशेषताओं द्वारा पूरे क्षेत्र के लिए अधिक उपयोगी है। इस विधि का प्रयोग वहाँ पर भी उपयुक्त माना जाता है जहाँ पे गणना अध्ययन की जरूरत हो। संगणना विधि के अन्य गुण। इसके अतिरिक्त अन्य गुण निम्नलिखित है। कौन कौन से गुण हैं? फर्स्ट पॉइंट है धन एवं श्रम की बचत होती है क्योंकि इसमें समग्र की केवल कुछ ही इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है सैंपल विधि द्वारा आंकड़ों को जल्दी से एकत्र कर लेते हैं क्योंकि आंकड़ों को समग्र के कुछ मदों से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमें समय की बचत होती है। थर्ड पॉइंट है सैंपल विधि में मदों की संख्या कम होती है इसलिए इसका गहन अध्ययन किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है सैंपल विधि में संगठन एवं प्रबंधन में सुविधा होती है। इस विधि में अनुसंधान कार्य का संगठन एवं प्रशासन सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है सैंपल का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि वह समग्र रूपों से प्रतिनिधि करे तो इसके परिणाम अधिक शुद्ध और विश्वसनीय होंगे। सिक्स पॉइंट है सैंपल विधि अत्यधिक वैज्ञानिक है क्योंकि यह आंकड़ों की अन्य सैंपलों द्वारा जांच करता है। संगणना विधि के दोष। संगणना विधि के निम्नलिखित दोष हैं। फर्स्ट है अधिक समय। संगणना विधि द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने में अधिक समय लगता है क्योंकि आंकड़े पूरे क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से प्राप्त किए जाते हैं इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। सेकंड पॉइंट है अधिक खर्चीली। यह विधि काफ़ी खर्चीली है। इसके लिए अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि सूचना समग्र की प्रत्येक इकाई से एकत्र की जाती है। इसी कारण इसका प्रयोग अधिकतर सरकार द्वारा केवल प्रमुख विषयों जैसे जनगणना इत्यादि के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट है अधिक श्रम, अधिक परिश्रम। संगणना विधि द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करना बहुत ही अधिक परिश्रम का काम है। इसके लिए भारी संख्या में प्रगणकों की आवश्यकता होती है। फोर्थ पॉइंट है सैंपलिंग का महत्व। वर्तमान समय में सैंपल विधि सांख्यिकी अनुसंधान की एक लोकप्रिय विधि है। आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में और दैनिक जीवन में भी इस विधि का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जैसे एक गृहिणी चावल के 2-4 दानों को देखकर सभी चावलों के पक जाने का पता लगाती है। इस तरह दैनिक जीवन की वस्तु जैसे गेहूं, चावल, दालें आदि को खरीदते समय हम वस्तु के सैंपल देखकर वस्तु की क्वालिटी का पता लगा लेते। इसी प्रकार एक डॉक्टर खून की 2 बूंदों से ही खून का परीक्षण कर लेता है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर सैंपलिंग विधि का प्रयोग न किया जाता हो। सैंपलिंग विधि
कैसी होती है? रैंडम सैम्पलिंग और गैर रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में आता है सरल रैंडम सैम्पलिंग, स्तरित रैंडम सैम्पलिंग, व्यवस्थित रैंडम सैम्पलिंग, बहुस्तरीय रैंडम सैम्पलिंग एंड समूह सैम्पलिंग। गैर रैंडम सैम्पलिंग में आता है सविचार सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सुविधानुसार सैम्पलिंग, विस्तृत सैम्पलिंग। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।